एक राज्य जो करीब 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी समुद्री सीमा करीब करीब 1600 किलोमीटर लंबी है और देश में सबसे बड़ी है, जो देश की इकोनॉमी के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से घिरा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान से भी लगती हैं और अरब सागर से भी, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को अपने में समेटे हुए है, जिसने देश को 2 पूर्णकालिक प्रधानमंत्री और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री दिए। आखिर वैसे राज्य के बनने की कहानी क्या है और आखिर कैसे अब उस राज्य को दुनिया के नक्शे पर गुजरात के तौर पर जाना जाता है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1949। भारत को आज़ाद हुए तकरीबन 2 साल बीत चुके थे। तब समुद्र से लगते भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस वक्त तक भारत का अपना संविधान लागू नहीं हो पाया था और देश में राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी थी। हालांकि तब तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाए गए श्याम कृष्ण धर कमीशन ने भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को पूरी तरह से गलत करार दे दिया था और कहा था कि प्रशासनिक लिहाज से ही राज्यों का बंटवारा होना चाहिए ताकि शासन चलाने में सबको सुविधा हो सके। लेकिन भारत के लगभग हर इलाके में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी थी। सब अपनी अपनी भाषा के हिसाब से राज्य चाहते थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इससे अछूता नहीं था, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठी और गुजराती 2 भाषाओं के लोगों का बोलबाला था। मराठी चाहते थे कि उनके लिए अलग राज्य बने जिसकी भाषा मराठी हो। गुजराती चाहते थे कि उनके लिए अलग राज्य बने जिसकी भाषा गुजराती हो। इस बीच बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने कुछ ऐसा कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य के बंटवारे की जो आग धीमे धीमे सुलग रही थी और जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं भर उठ रहा था, उसमें घी पड़ गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये था कि मई 1949 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बीजी खेर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई राज्य के डांग में सरकारी दौरे पर आए। इंदुलाल याग्निक की गुजराती में लिखी किताब आत्मकथा के मुताबिक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने ही कहा कि डांग के आदिवासी लोग मराठी भाषा बोलते हैं, लिहाजा इस भाषा का और भी विस्तार होना चाहिए। इस बयान ने उन गुजराती भाषी लोगों की भावनाओं को भड़का दिया जो भाषा के आधार पर नए राज्य गुजरात की मांग कर रहे थे। इस बयान से सबसे ज्यादा आहत हुए थे खुद इंदुलाल याग्निक। वो खुद डांग गए, कई दिनों तक वहां रहे, लोगों से मुलाकात की और बात की, तो पता चला कि मुख्यमंत्री बीजी खेर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई जिस डांग को मराठी बता रहे हैं वो दरअसल गुजराती है और उनकी भाषा भी गुजराती ही है। इंदुलाल याग्निक के इस डांग दौरे ने ही भाषा के आधार पर अलग गुजरात की नींव रखी। गुजरात के जैसे इंदू चाचा के नेतृत्व में, इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, महागुजरात चळवळ जिसको बोलते हैं, वो मुंबई सह गुजरात, वो महागुजरात। मुंबई चूंकि गुजरातियों ने काफ़ी कुछ उसके विकास में योगदान करा और वो व्यापारी क्षेत्र ज़्यादा है, तो मुंबई सह गुजरात, तो ये एक आंदोलन यहाँ चल रहा था गुजरात में। दूसरा जो आंदोलन उसके सामने जो चल रहा था वो संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चल रहा था। उनको मुंबई सह मराठी स्टेट बनाना था। ये गुजरात भाषावर प्रांत रचना की बात थी, तो ये गुजराती इलाका हो, वो मराठी इलाका हो। तो वहाँ पर सभी पार्टियाँ संयुक्त महाराष्ट्र के उसके समर्थन में थी 1956 ऑनवर्ड्स।
और मोरारजी देसाई का ये स्टैंड था कि ये अलग न हो। ये एक अजीब बात थी क्योंकि मोरारजी गुजराती होने के बावजूद वो गुजराती भाषा का अलग एक प्रांत बने उसके विरोधी थे। इस बीच देश के दूसरे राज्यों और खास तौर से दक्षिण भारत में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था, जिसकी अगुवाई की थी मद्रास स्टेट के पोट्टी श्रीरामुलु ने। मद्रास से अलग तेलुगु भाषा के आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की और इसमें उनकी मौत हो गई। इसके बाद 1953 में मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को और भी बढ़ा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दिसंबर 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की भाषा के आधार पर बंटवारे की कोई भी जरूरत फिलहाल नहीं है। इस राज्य के उत्तर के लोग गुजराती और दक्षिण के लोग मराठी बोलते हैं, तो दोनों ही भाषाओं के साथ ये एक राज्य बना रह सकता है। लेकिन मराठी भाषी और गुजराती भाषी दोनों ने ही इस आयोग की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें तो भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। बड़ी मुश्किल तब हुई जब गुजराती और मराठी दोनों ने ही मांग कर दी कि बंबई तो उनके राज्य का हिस्सा होगा। फिर खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आगे आए और उन्होंने कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। गुजराती बोलने वालों का हिस्सा गुजरात हो जाएगा, मराठी बोलने वालों का हिस्सा महाराष्ट्र हो जाएगा और बंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। लेकिन तब की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई इस बंटवारे के विरोध में थे। उन्होंने राज्य का बंटवारा करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। तब 8 अगस्त 1956 को अहमदाबाद में छात्रों का एक गुट इकट्ठा हुआ और तय किया कि लाल दरवाजा के पास बने कांग्रेस हाउस में मोरारजी देसाई से मिलकर वो अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। लेकिन मोरारजी देसाई ने छात्रों से मिलने से भी इनकार कर दिया। उल्टे पुलिस को छात्रों को वहां से भागने का आदेश दे दिया गया और नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से 8 छात्रों की मौत हो गई। छात्रों के इस आंदोलन को कहा गया खाम्भी सत्याग्रह। खाम्भी सत्याग्रह ने पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 2 तरह के आंदोलन खड़े कर दिए। एक आंदोलन शुरू हुआ मराठी भाषी लोगों की ओर से, जिसे नाम दिया गया संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, और दूसरा आंदोलन शुरू हुआ गुजराती भाषी लोगों की ओर से, जिसे कहा गया महागुजरात आंदोलन। महागुजरात शब्द को गढ़ा था गुजराती भाषा के विख्यात लेखक और राजनीतिज्ञ के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जिन्होंने 1937 में ही अविभाजित भारत के कराची में हुए एक सम्मेलन में इस शब्द को उछाला था। अब 20 साल बाद वो शब्द और भी प्रासंगिक हो गया, जिसके लिए इंदुलाल याग्निक ने अपना राजनीतिक वनवास त्याग दिया और आंदोलन के साथ खड़े हो गए। इस आंदोलन को और ज्यादा धार देने के लिए इंदुलाल याग्निक ने महागुजरात जनता परिषद यानी कि MGJP नाम से एक पार्टी भी बनाई और 9 सितंबर 1956 को एक मीटिंग भी रखी, जिसमें अलग गुजरात राज्य की मांग के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने का फैसला किया गया। आंदोलन शुरू हुआ और शुरू होते ही पुलिस ने इंदुलाल याग्निक के साथ ही दिनकर मेहता और धनवंत श्राफ समेत तमाम आंदोलनकारियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली में कैद कर दिया और वहां से फिर उन्हें साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेकिन आंदोलन नहीं रुका। फिर मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने गांधीवाद का तरीका अपनाया और उन्होंने 1 सप्ताह का उपवास शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि लोग उनके उपवास को समर्थन देने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन लोगों ने खुद से ही खुद पर कर्फ्यू लगा दिया और घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी नज़र इस आंदोलन पर बनी हुई थी।
वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 3 हिस्सों में तोड़ना चाहते थे, लेकिन 180 से भी ज़्यादा सांसदों ने नेहरू को सुझाव दिया कि राज्य का बंटवारा सिर्फ 2 हिस्सों में ही होना चाहिए। फिर भी मुसीबत तो थी ही कि बम्बई का क्या होगा। वहीं डांग को लेकर भी ऊहापोह वाली ही स्थिति थी कि वो महाराष्ट्र के साथ जाए या फिर गुजरात की। डांग के लोगों की भाषा कौन सी, तो उसकी एक मोटे तौर पर ये कहे कि भाई ये तो गुजराती भाषी हैं। हालांकि आज भी जो 5 डांगी राजा हैं वो अब यदि आप उनके नाम और सरनेम देखें तो मराठी भाषी हैं, मगर मुरारजी भाई और ये घेलू भाई नायक और छोटू भाई नायक जो 2 भाई थे, उनकी वजह से डांग को गुजरात में शामिल करने का तय हुआ, तो डांग उसी वक्त गुजरात को मिला। आपको ताजुब होगा कि वैसे गुजरात का जो इलाका था उसमें सिरोही भी था, राजस्थान का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट था। माउंट आबू पहले गुजरात में था। सरदार साहब यदि जीवित रहते तो उनका ये आग्रह था कि माउंट आबू तो गुजरात में रहे, मगर बाद में चलकर सरदार साहब का 1950 में निधन हो गया और इतिहास में जो घटनाक्रम बनता है उसको नकार नहीं सकते, इफ एंड बट्स इतिहास में नहीं होता। तो माउंट आबू राजस्थान के पास गया और गुजरात को सापुतारा डेवलप करने के लिए ये तय किया गया। तो इस प्रकार से सापुतारा गुजरात का माउंट आबू बना और माउंट आबू और सिरोही वो राजस्थान में गया। और फिर आखिर में तय हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी 2 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा महाराष्ट्र होगा और बम्बई महाराष्ट्र में रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा गुजरात होगा और डांग गुजरात में ही रहेगा। कुदरत ने डांग को जो दिया था वो शायद पूरे गुजरात या महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं दिया था। वहाँ साग का बहुत बड़ा फॉरेस्ट हुआ करता था और उस जमाने में ये कहा जाता था कि इस फॉरेस्ट की एक बार कटाई की जाए तो हिंदुस्तान का जितना भी कर्जा है उस टाइम पे वो निकल जाए। यही वजह थी कि महाराष्ट्र भी चाहता था डांग, गुजरात भी चाहता था डांग, क्योंकि डांग जो था वो महाराष्ट्र से सटा हुआ था और मुंबई जो था वो गुजरात से सटा हुआ था, क्योंकि मुंबई किनारे पर था। तो महाराष्ट्र को ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी कि मुंबई गुजरात के साथ चला जाए। महाराष्ट्र चाहता था कि डांग लिया जाए, गुजरात भी चाहता था कि डांग लिया जाए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस मसौदे पर सहमत हो गए और इस तरह से 1 मई 1960 को भारत के नक्शे पर 2 नए राज्य आए, मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी गुजरात। गुजरात में नई सरकार का गठन हुआ और कभी महात्मा गांधी के व्यक्तिगत डॉक्टर रह चुके जीवराज मेहता गुजरात राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। गुजरात का निर्माण जो हुआ 1 मई 1960 को, और उस वक्त क्या सादगी थी। गुजरात का उद्घाटन जिन्होंने करा वो महाराज थे, यानी गांधीवादी थे, और उन्होंने साबरमती में जब गुजरात का उद्घाटन हुआ उन्होंने जो भाषण दिया वो भाषण आज भी मैं तो कहता हूं कि गुजरात का वास्तव में मैग्ना कार्टा माना जाना चाहिए कि गुजरात को क्या करना चाहिए, वो उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने उस वक्त बताया था। तो ये थी कहानी उस गुजरात राज्य की जहां पर फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के लोगों को अपना नया मुख्यमंत्री चुनना है। आपसे फिर मिलेंगे गुजरात की एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।